मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जो 5 दलों का ये गठबंधन है हम लोग का, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। पहला ये चुनाव है जब मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम कार्यकर्ता रणभूमि में उतरेंगे। बिहारी फर्स्ट में मैं हमेशा कहता था कि प्रसंस्करण की अनंत संभावना है। एक साल में ही आप देख लीजिए लगभग 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। बिहार को जिस टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए, बिहार वहां पे नहीं है। मैं मानता हूं कि उन आंकड़ों में भी सुधार आने वाले सालों में हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जरूर एक नया चेहरा है, तेजस्वी जी हैं, उनमें वो क्षमता भी तो हो कि वो प्रदेश का नेतृत्व कर सकें। 2020 में भी अगर ये यूनाइटेड एनडीए रहता तो आप तब भी आप बड़ी पार्टी तो कतई नहीं बन पाते। चिराग पासवान शादी कब करें? अरे सारे सवालों में ये सवाल। बिहार में चुनाव की अधिसूचना को अभी भी 1 महीने बाकी हैं, लेकिन एक दल और एक व्यक्ति के अगले राजनीतिक कदम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और वो व्यक्ति हैं और वो दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके अध्यक्ष चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आप ये बताइए कि आपका अगला कदम क्या है, खासकर बिहार विधानसभा चुनावों को लेके? हमारा अगला कदम चुनाव प्रचार में उतरना है। पूरा गठबंधन एक साथ इसमें उतरेगा। उससे पहले यकीनन एक बार सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन, प्रत्याशियों की घोषणा एक बार हो जाए और उसके बाद हम सब लोग प्रचार के लिए उतरेंगे। इस बार एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जो 5 दलों का ये गठबंधन है हम लोग का, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। 225 सीटों का लक्ष्य हम लोगों ने अपने लिए रखा है। और जिस सस्पेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कितनी बार भी इस बात को मैं कह दूं, पर मुझे लगता है कि मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि ये परसेप्शन मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। तो अभी भी लगता है कि शायद मेरे तरकश में कोई कमान बाकी है और उसको मैं चुनाव से पहले मैं चलाऊंगा। ऐसा कतई नहीं है। गठबंधन में बहुत एमिकेबली हम लोग सीटों का चयन, बंटवारा सब करके चुनाव के रण में उतरेंगे। तरकस में कमान इस बार क्यों नहीं बचा है? बचा नहीं है वाली बात, ज़रूरत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। जो 2020 की परिस्थितियां थी वो आज की परिस्थिति नहीं है। 2020 में जहां मुझे गठबंधन के भीतर स्पेस नहीं मिलता था अपनी बातों को, अपने कंसर्न्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को रखने का, आज वो स्पेस मुझे मिलता है गठबंधन के भीतर। और इसीलिए बहुत एमिकेबली हम लोग इस गठबंधन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि मैं तरकश में से कोई नया तीर निकाल के उसको चलाने का काम करूं। आज तक आपका या आपके पिताजी का भी राजनीतिक इतिहास रहा है कि 2000 को छोड़ दें, 2000 में भी एनडीए का कोई सीएम पोस्ट के लिए कोई चेहरा पहले से तय नहीं था। भले ही चुनाव के बाद में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आपने हमेशा नीतीश कुमार का खासकर विधानसभा चुनाव में विरोधी किया है। तो क्या माना जाए कि पहली बार चिराग पासवान इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे? ये आप सही कह रहे हैं। ये पहला चुनाव है जब से मेरी पार्टी बनी है। सन 2000 में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी का गठन किया था और 2000 के बाद से हम लोगों ने जितने भी चुनाव लड़े, 2005 वाला हम लोग विरोध में ही लड़े थे, 10 वाले में भी उस वक्त हम लोग लालू जी के साथ थे और मौजूदा मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ थे। 2015 में हम लोग भाजपा के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय लालू जी के साथ चले गए और 20 वाला चुनाव मैंने अकेले ही लड़ा था। तो आज तक कभी कोई चुनाव हम लोगों ने एक साथ मिलकर विधानसभा का नहीं लड़ा। लोकसभा का ज़रूर हम लोगों ने 19 का भी लड़ा और 24 का भी हम लोगों ने लड़ा। तो ऐसे में पहली बार आपका कहना सही है, पहला ये चुनाव है जब मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम कार्यकर्ता रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, आप उनसे बार बार मिलते भी हैं, क्या नीतीश कुमार 2020 या 2015 के नीतीश कुमार आज हैं? मैं मानता हूँ बिल्कुल हैं। उनको लेकर ना ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मनीष भाई, और हम लोग क्या है, हम लोग मिलते हैं रेगुलर। अभी कल भी मेरी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी के मंच पर वो थे, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो ये नैरेटिव और विपक्ष इसमें ना बहुत माहिर हो गया है फॉल्स नैरेटिव को सेट करने के लिए। एक नागरिकता देने वाले कानून को उन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया। सीए के दौरान, लोकसभा के दौरान ये कहते नहीं था कि ये लोग की आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसका हमें नुकसान भी हुआ। एसआईआर का मुद्दा लेकर अभी ये लोग सड़क पर ये लोग उतरे हुए हैं, जिसमें भाई आप ही ने शिकायत की कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है
उसको ठीक करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने किया, वो भी सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि हम लोग ना 3 में ना 13 में ये चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया फैसला। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को भी लेकर एक ऐसा भ्रम खड़ा कर दिया गया है कि जैसे पता नहीं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत है भाई प्रदेश चला रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में एक के बाद एक कितने बड़े फैसले गरीब कल्याण के हित में लिए गए, भले वो पेंशन को बढ़ाने वाली बात हो, बिजली बिल को सर्टेन यूनिट्स तक उसको फ्री कर देने की बात हो, ये तमाम फैसले मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो मैं कतई नहीं मानता कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई संदेह है। 10 वाले, 15 वाले, 20 वाले, ये वही मुख्यमंत्री हैं। आपको उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी एबनॉर्मेलिटी नहीं लगता? मुझे नहीं महसूस होता। जैसे आपने बात किया कि नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए, जैसे पेंशन बढ़ाए, महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की घोषणा हुई, लेकिन हमने ये देखा है कि आज की जो सरकार है बिहार में वो उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है या उन्हीं घोषणाओं को इम्प्लीमेंट कर रही है जिसके बारे में जो विपक्ष है, वो चाहे प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव के महागठबंधन की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं, उसी वादों को एक तरह से कॉपी करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं कभी नहीं मानूंगा कि कहीं से कॉपी करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सारे फैसले आप आगे पीछे आप लेते ही हैं। और जब आप एक राज्य के विकास की बात करते हैं, बहुत सेट पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। जब आप गरीब कल्याण की योजनाओं की जब आप बात करते हैं, अब ऐसे में तो लाडली योजना को लेकर कहा जा रहा है कि भैया देश भर में उसको रेप्लिकेट किया गया है, जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हुए मध्य प्रदेश से उस योजना को लेकर हम लोगों ने बाकी राज्यों में हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। बट ये वो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को मुख्यधारा के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि भाई विपक्ष ने कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सुझाव दे दिया था जिसको लेकर हम लोग को लगे कि हाँ ये चीज़ नहीं हुई, ये हम लोग को करनी चाहिए। विपक्ष भी तो उसी ढर्रे पे चल रहा है। नहीं, लेकिन चिराग जी, हमने देखा कि जब विपक्ष बिजली मुफ्त करने की बात करता था तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर उसका विरोध करते थे या उसकी आलोचना करते थे, और अब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बदलते समय के साथ फैसले कई बार लिए जाते हैं, परिस्थितियों के आधार पर कई बार फैसले लिए जाते हैं। मुझे लगता है सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। अब विपक्ष को अब हर चीज़ का अपना श्रेय ही लेना है, तो भैया आपकी भी तो सरकार थी, आपके भी मुख्यमंत्री थे 90 के दशक में लंबे समय तक। अगर इन योजनाओं की जानकारी या इन योजनाओं की सोच इतनी ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल आपकी तरफ से है, तो आप उस वक्त आप इन फैसलों को ले सकते थे। बीच में भी कुछ समय तक आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप जुड़े रहे। तो अगर सिर्फ श्रेय ही लेना, और ये श्रेय की राजनीति, उस रैट रेस का हिस्सा कम से कम हम लोग नहीं हैं। 5 लाख नौकरी सिर्फ मैंने ही दी, जैसे उस वक्त मुख्यमंत्री थे ही नहीं प्रदेश में कोई, सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे थे। तो हर चीज़ का श्रेय लेने की होड़ अगर आपको रखनी है तो भैया इस बात का भी श्रेय लीजिए कि 90 के दशक में फिर बिहार इतना पीछे क्यों चला गया। ये तो हकीकत है ना, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता कि 90 के दशक से जिस तरीके से बिहार में पलायन हुआ, 90 के दशक में जिस तरीके से अपराध भ्रष्टाचार बढ़ा, आज की भी तारीख में देश में जब भी बड़े घोटालों का जिक्र आता है तो उसमें बिहार भी शर्मसार होता है, क्योंकि यहाँ से भी चारा घोटाले का नाम देश भर के घोटालों में जाता है। तो ऐसे में फिर इन बात का भी श्रेय फिर आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार चल रही है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार मुक्त? मैं ये मानना चाहूँगा, बट अगर ऐसी कोई जानकारी है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये सरकार भारत का संघीय ढांचा है। यकीनन राज्य सरकार के पास कई अधिकार हैं, बट केंद्र में भी एक ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य भी वो करते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी के भी नेतृत्व को तमाम बातें, एक तरफ 2020 में भी मेरे उनसे नीतिगत जितने भी विषयों को लेकर इश्यूज़ रहे हूँ, बट मैं इस बात को मैं ज़रूर मानूंगा कि जब वो कहते हैं कि उनका ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति, तो वो ज़ीरो टॉलरेंस है। तो भ्रष्टाचार मैं नहीं मानूंगा। हाँ, समय समय पर, और जिसको मैंने भी कई बार उठाया भी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम लोग को चिंताएं हो जाती हैं, बाकी परिस्थितियों को लेकर हो जाती है। बट अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के रहते हुए, प्रधानमंत्री जी के रहते हुए, कम से कम बिहार जैसे राज्य में ऐसी चीज़ों को किसी भी तरीके का संरक्षण मिल सकता हो, मैं नहीं मानता। चिराग पासवान इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने जाएंगे। नीतीश कुमार को 5 साल के लिए और क्यों मौका दिया जाना चाहिए? उनके अनुभव की वजह से, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बिहार उस दहलीज पर खड़ा है जहां से विकसित राज्य बनने की अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार बिहार के लिए खुलेंगे। मैं ये मानता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन में और पिछड़ा रहने में सबसे बड़ा कारण विरोधाभास की सरकारें भी रही हैं।
एक लंबा समय हम लोगों ने बिहार में ऐसा देखा, और 27 साल तो ऑन स्ट्रेच ऐसे थे जब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। पिछले कुछ साल ही आप देख लीजिए, 2000 का दशक आप देखिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार 2004 में आई तो 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है। 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आती है तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो ऐसे में जब विरोधाभास की सरकारें रहती हैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार स्वीकृति नहीं देती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार पारित नहीं करती, तो वो विकास के कार्य को गति नहीं मिलती है, जिसका खूबसूरत उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसा राज्य रहा है, जहां पे डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बदलने का काम किया है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार को वो अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये अपॉर्चुनिटी अब हम लोग को गंवानी नहीं चाहिए। एक साल में ही आप देख लीजिए, लगभग 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं, हर बार हजारों करोड़ की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके जाते हैं, और सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन हम लोग करते हैं। आज बिहार में 4 एयरपोर्ट आ गए, 2 एम्स आ गए। जब देश में कभी मात्र 2 एम्स हुआ करते थे, आज बिहार में 2 एम्स आ गए। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अब वो उस व्यवस्था का निर्माण हुआ है जिससे बिहार तो लेकिन तीव्र गति से बिहार आगे बढ़ हर सकता है। नेशनल पैरामीटर्स में सबसे नीचे क्यों है? मैं समय लगेगा, मैं इस बात को भी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। कई ऐसे मापदंड हैं जिसपे बिहार को जिस टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए, बिहार वहां पे नहीं है। पर मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था का निर्माण भी हाल ही में ही हुआ। पिछले 1 साल में जितना बिहार में काम हुआ है वो संभवतः विरोधाभास की सरकारों की वजह से वो समर्थन कभी राज्य सरकार को केंद्र सरकार का मिला ही नहीं। ऐसे में अब जब इन चीज़ों की शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि उन आंकड़ों में भी सुधार आने वाले सालों में हम लोग को देखने को मिलेगा। एक आप प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री की आप जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए तो जो विभाग आपके पिताजी को मिला हुआ था, उसी एमपीज के संख्या बल के बदौलत वो विभाग आपको नहीं मिला। क्या आपको उससे आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ भाई। आप मेरी तुलना मेरे पिता से कर रहे हैं, उनका अनुभव आप देखिए। 5 दशक से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में उनका जीवन रहा, सार्वजनिक जीवन उनका रहा। 6 प्रधानमंत्री के साथ जिन्होंने काम किया हो, ऐसे में मैं कैसे अपेक्षा रख सकता हूं कि एक पहली बार का मंत्री और सीधा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैंने ये खुद ही मैनिफेस्ट भी किया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैं हमेशा कहता था कि प्रसंस्करण की अनंत संभावनाएं बिहार जैसे राज्य में, और पिछले 1 साल में मैंने ईमानदार प्रयास किया कि मैं वो निवेश बिहार में लेकर आऊं, वो बड़ी कंपनीज को बिहार में लेकर आऊं, रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से कनेक्ट करवाऊं बिहार के लघु उद्योगों को वैश्विक बाजारों के साथ। और ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल में मैंने की। निफ्टम, जो कि INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, जो कि अभी तक मात्र देश में 2 हैं, जिसकी संख्या बढ़ाने का लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय की रही थी। तीसरा निफ्टम अब बिहार में हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री साहिबा ने पिछले बजट में ही की, उसके लिए राशि भी आवंटित की जा चुकी है। ज़मीन हम लोग देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जब वो तीसरा निफ्टम जब बिहार में खुलेगा तो वो भी बिहार की छवि को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका वो निभाएगा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आने वाले दिनों में भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित किया जा सके। कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ हम लोग का फूड सिक्योरिटी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हम लोग के चल रहे हैं, UAE उसमें से एक है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, एंड आई वुड नॉट वांट टू चेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स नाउ। बट यू डोंट वांट एक्स्ट्रा आल्सो? आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी कंटेंट। और मुझे इसमें जितना काम करने का मुझे स्पेस मिल रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी के विभाग सैचुरेशन पे आ गए, बट कम ज़्यादा हर विभाग ने अपना प्रदर्शन किया है। बट ये एक एब्सोल्यूट अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी रही है। जितना प्रोसेसिंग को अभी तक हम लोग टैप कर सकते थे, हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसे में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभरे, भारत एक फूड प्रोसेसिंग हब के तौर पर विकसित हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 4 दिन का जो हम लोग का फ्लैगशिप इवेंट रहता है, 25 तारीख से उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा ही की जा रही है। वही उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जहां पे 100+ कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। देश के अधिकांश राज्य उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अधिकांश अलाइड मिनिस्ट्रीज़ का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। तो मैं मानता हूँ प्रोसेसिंग का एक ऐसा सेक्टर है जिसको अभी बहुत आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। सो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। बट जब आप इतना सेटिस्फाइड हैं तो आप अपनी सरकारी जो आपको मिनिस्ट्रियल बंगला मिला है उसमें आप शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एकदम से चर्चा में कहाँ पे आ गया, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ कि इसके पीछे कोई ऐसी सोच नहीं है कि मुझे नहीं शिफ्ट करना। कई बार आप एक व्यवस्था में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं
जिस घर में है वो छोटा है, कोजी है, प्यारा है, मदर के साथ रहता हूँ, ज़्यादा कोई फैमिली नहीं है, सिस्टर हैं, भांजे भांजे हैं, तो वो एक अच्छा कोजी कंफर्टेबल वो है। बट हाँ, शिफ्ट करना है क्योंकि पार्टी के काम होते हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना होता है, तो वहाँ पे वो उतना हो नहीं पाता है। बट आई थिंक चुनाव की व्यस्तता और ये सब चीज़ों में अभी तक मेरा ध्यान गया नहीं कि मैंने शिफ्ट किया नहीं था, इसके पीछे और कोई मायने ना निकाले ये जाए। कहा जाता है 2020 के बाद आपने काफी सेटबैक झेले, आपकी पार्टी तोड़ी गई, आपका घर छीना गया, तो क्या वो सब बिटरनेस जो है यू हैव डिसाइडेड टू फॉरगो एंड फॉरगेट? Of course I have to, if I have to move forward, तो मुझे उन सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा अगर मैं उस बिटरनेस को ही रखूँगा। और मुझे लगता है ये जीवन में अध्याय के तौर पर आते हैं, इनसे आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। मैंने भी वही किया, इन तमाम परिस्थितियों से मैंने सीखा, अपने आप को और मजबूत किया, अपनी खामियों पर काम किया, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने का मैंने प्रयास किया और मैं आगे बढ़ा। अगर मैं अपने आप को उसी दायरे में मैं बांध के रखता तो शायद मैं क्राई बेबी बन के रह जाता, फाइटर तो नहीं बन पाता। लेकिन आपके पार्टी के साथ आपका घर भी टूटा, पार्टी तो आपने फिर से खड़ा कर लिया, घर अभी भी आपका टूटा ही हुआ है, जो आपके पिताजी हमेशा साथ लेके चलते थे। उसमें मेरी अपनी सीमाएं हैं। बिहारी परिवार से आता हूं और हम लोग के परिवार में परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। परिवार को तोड़ने का फैसला भी उस वक्त मेरे पिता के जाने के बाद जो परिवार में सबसे बड़े थे, मेरे चाचा जी, उन्हीं का था। आज परिवार एक होगा नहीं होगा, ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। एक चीज बताइए, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए अब चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आपका बिहारी फर्स्ट का क्या होगा? ये ठंडे बस्ते में जाएगा? कतई ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि परिणाम खूबसूरत रहेंगे, बहुत मजबूती से हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे और जब विधिवत तरीके से मैं बिहार सरकार का हिस्सा होऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतारने के भी काबिल मैं बनूंगा। आज की तारीख में मैं बिहार सरकार का तो हिस्सा नहीं हूं, मैं केंद्र सरकार का हिस्सा जरूर हूं, बट बिहार का मैं हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है। तो ऐसे में मैं जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं तो उसमें मेरी सीमाएं हैं। बट कल को जब उस व्यवस्था का हिस्सा मेरे विधायक बनेंगे, जब विधानसभा में उनकी प्रेजेंस होगी, जब नीति निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका होगी, तो मैं बेहतर तरीके से बिहारी फर्स्ट को धरातल पे उतार मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है एनडीए एक कॉमन मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेगा, ये कितना सच है? इसका प्रयास हम लोगों ने जरूर किया। हम लोग चाहते जरूर हैं कि एक और गठबंधन राजनीति की ये परंपरा भी रही है, कुछ नया नहीं है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हर दल की प्राथमिकताओं को उसमें जोड़ा जाता है और उसके आधार पर वो सरकार कार्य करती है। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार हो तो वो सरकार के अगले 5 साल के कार्यकाल को और सहज और बहुत चैनलाइज कर सकता है। तो ये माना जाए कि अब राज्य की राजनीति में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है? राज्य की राजनीति में ही मेरा इंटरेस्ट है। जब मैं कहता हूं कि मुझे बिहार बुला रहा है और मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तीसरी बार का सांसद हूं मैं। एक लंबा समय मैंने केंद्र में बिताया है और अब मुझे एहसास होता है कि मैं जिस सोच से राजनीति में आया था, बिहार को विकसित राज्य बनाने की, बिहारियों के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए, दिल्ली में रहकर ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे बिहार आना होगा। पार्टी अभी इसके ऊपर चर्चा कर रही है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, बट मैं चाहता ज़रूर हूं कि अब मैं बिहार की राजनीति में ज़्यादा ध्यान दूं। नहीं, लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ने का मन है, अगर आपको विधायक बनने का मन है, तो उसमें आपको रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा, मेरी अपनी पार्टी है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। बट हाँ, होता क्या है ना मनीष भाई, कभी कभी जब आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता जब विधानसभा का चुनाव लड़ता है, अब इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। या तो उससे पार्टी को बहुत लाभ होता है, जो कि भाजपा ने कई बार प्रयोग किया है, उन्होंने अपने सांसद या केंद्रीय मंत्रियों तक को विधानसभा के चुनाव में उतारा है, पार्टी को लाभ होता है, गठबंधन को लाभ होता है। बट कई बार ये चीज़ें बैकफायर भी करती हैं और आपका पूरी मशीनरी उस नेता के चुनाव में ही उलझ के रह जाती है। तो जितना समय संभवतः मैं बाकी प्रत्याशियों के लिए दे सकता हूं या मेरी पार्टी संगठन के लोग दे सकते हैं, वो मेरे ही चुनाव को मैनेज करने में वो लग जाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही है, बट वो चर्चा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा अभी पार्टी का सीट शेयरिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ द सीट्स, द नंबर ऑफ द सीट्स, संभावित प्रत्याशी कौन होंगे, इन पे अभी चर्चा होना बाकी है। तो जब नंबर ऑफ सीट्स कितना है? नंबर ऑफ सीट्स, आपकी राजनीतिक हैसियत कितने विधानसभा सीटों पर लड़ने की है? ये सब यहाँ पे है,
चिराग पासवान के लिए एक सम्मानजनक सीटों की संख्या क्या है? कुछ तो होगी, बिल्कुल है, कुछ but तो उसका थ्रेशोल्ड होगा। बिल्कुल थ्रेशोल्ड है, मिनिमम भी है, अपर लिमिट तो खैर मैं रखता नहीं, बट मिनिमम तो जरूर मैंने रखा है। बट मैं गलत करूंगा गठबंधन के साथ कि मैं ये सार्वजनिक तौर पे संख्याएं बोलता तो जाऊं। सीटों पर बातचीत चल रही है। अभी अधिकृत तौर पे बातचीत शुरू नहीं हुई है, अभी वो बातचीत अभी शुरू होनी है। ये एसआईआर का मुद्दा बिहार के अंदर, इसके ऊपर काफी बड़ा कैंपेन हुआ। 15 दिनों तक बिहार में राहुल गांधी महागठबंधन के नेता घूमे। आप इसे, क्योंकि आपका भी फीडबैक है, आप भी बिहार में घूमते हैं, ये मुद्दा कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, कितना जेन्युइन मुद्दा है? ये मुद्दा ही नहीं है, और ये मुद्दा होता भी नहीं अगर विपक्षी इस पे हंगामा नहीं बनाता। ये बात सही है ना कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी क्या दरवाजे खटखटाते हुए कि भैया ये क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आज तक हम ही लोगों को कोसा जाता है ये कहते हुए कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव तो आप जीते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपने वोटर लिस्ट में धांधली की, जबकि एट द सेम टाइम झारखंड में चुनाव हुआ वो इनको याद नहीं रहता। वो ये लोग बहुत सहजता से भूल जाते हैं कि वहाँ पे ये लोग चुनाव कैसे जीते। जब आप एक प्रॉब्लम को लेके बार बार एक संवैधानिक व्यवस्था को नॉक करेंगे, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी उनको आपको एड्रेस करना होगा। एड्रेस करने के लिए वो एसआर लेकर आए। जिंदगी में पहली बार तो ऐसा है नहीं कि एसआर आया है, इस देश में इससे पहले भी 4 बार एसआर आ चुका है, और रेगुलर इंटरवल पे ये आना भी चाहिए क्योंकि उस दरमियान कई लोग, उनका दुखद निधन हो जाता है, कई लोग पलायन करके दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो ये रिविजन्स हर राज्य में होते रहने चाहिए, जो पहले भी हुए हैं, पहली बार तो हो नहीं रहे। बट अब इसको भी आप राजनीतिक मुद्दा बना लीजिएगा तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी। लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को जिस प्रकार से सफाई या क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, उसकी कहीं ना कहीं कमी थी? मुझे नहीं पता कमी थी नहीं थी, बट इसमें हम तो ना 3 में ना 13 में ना, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपने पूरा मॉनसून सेशन आपने वाइप ऑफ कर दिया, आपने सदन नहीं चलने दिया। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भैया एसआईआर पे मान लीजिए 1% अगर हम लोग चर्चा करा भी देते हैं, कौन सा मंत्री जवाब देता है एसआईआर के मुद्दे पर? या किस विभाग के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बता दे कांग्रेस के लोग। या फिर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग सदन के पटल पर आएगा जवाब देने? नहीं हो सकता ना, जिस फैसले में सरकार का कुछ लेना देना ही नहीं। एक प्रक्रिया की घोषणा की गई चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें आप असहमत हैं, हम लोग सहमत हैं, वी आर ओके विद दैट। अगर आप असहमत हैं तो उसमें सरकार को घेरने का क्या मतलब है भैया? अपनी शिकायतों को लेकर फिर आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप न्यायालय जाइए, आप गए थे न्यायालय। नहीं, लेकिन एसआईआर से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठ जो है वो कम होगा। आपको लगता है कि बिहार में घुसपैठ हुआ है? बिल्कुल घुसपैठ हुआ है भैया। सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं, और बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में स्वाभाविक है कि घुसपैठ होती होगी। बट हुई है नहीं हुई है, यही तो माध्यम है ना उसको जानने का। अब जब उस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं भैया कि कोई विदेशी हमारी धरती पर आए और सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करके हमारे भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य तो करे? घुसपैठ अगर हुआ है 10 सालों से, 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो उसके लिए दोषी भी तो यही लोग होंगे। मैं कतई नहीं मानता कि दोषी ये लोग हैं। ये समय समय पर, ऐसा नहीं कि आज भैया हमने घुसपैठियों को निकाल दिया तो अब अगले 50 साल तक हम लोग आंख मूंद के सो जाए, नहीं होगी। समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं। बट या तो आप फिर रेगुलर ही करते रहिए कि भैया एकदम हर बार हर रोज ये होगा, सबके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे, या समय समय पर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपनाया जाए जो हमारे देश ने समय समय पर किया है, आज उसको एक बार फिर से अपनाया जा रहा है। हम अब थोड़े से इंटरव्यू को एंड पे आ रहे हैं। मुझे ये जानना है कि आप इस बार नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, तो आप मानते हैं कि जो जनरेशन नेक्स्ट है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, वो चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो? किस चीज के लिए तैयार नहीं है? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? मैं ये मानता हूं कि देखिए, बिहार में 2 महत्वपूर्ण गठबंधन है, एक महागठबंधन है और दूसरा एनडीए है। एनडीए का जो चेहरा है वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्हीं को ही दोबारा हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरी तरफ जरूर एक नया चेहरा है, तेजस्वी जी हैं, बट उनमें वो क्षमता भी तो हो कि वो प्रदेश का नेतृत्व कर सकें। आज की तारीख में अगर वो मानते हैं कि भैया 2020 की वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, इस बात का मैं कई बार अहंकार भी उनके शब्दों में देखता हूं। अगर इस बात का अगर आपको अहंकार भी है तो आपको वास्तविकता का तो एहसास होना चाहिए कि कैसे आप सबसे बड़ी पार्टी आप बने। 2020 में अगर चिराग पासवान अलग से चुनाव नहीं लड़ता, अगर 2020 में यूनाइटेड एनडीए ही रहता, आप कहां कहां जीते? जहां पे जनता दल यूनाइटेड हारी,
जनता दल यूनाइटेड क्यों हारी? क्योंकि मैंने गठबंधन में अपने ही गठबंधन के वोटों को मैंने काट के मैंने अलग किया। तो ऐसे में 2020 में भी अगर ये यूनाइटेड एनडीए रहता तो आप तब भी आप बड़ी पार्टी तो कतई नहीं बन पाते। और इस बार भी मैं मानता हूं जिस तरीके से इन 5 दलों का हम लोग का गठबंधन है, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई पे जहां हम लोग जाएंगे, ऑल टाइम लो पे इस बार राजद रहेगी। आपका कहने का मतलब प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है? मैं जब इवेंचुअली, क्योंकि बिहार की जनता इतनी जागरूक है और मेरा ये अनुभव मेरा खुद का भी है, 2020 में मैं कहीं ना कहीं इन्हीं की भूमिका में था जो भूमिका आज प्रशांत जी निभा रहे हैं। उस वक्त मेरी सभाओं में भी ऐसे ही भीड़ आती थी, सब होता था। बट क्योंकि बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इवेंचुअली वोटिंग का दिन आते आते चुनाव पोलराइज हो जाता है। या तो महागठबंधन को जाएगा वोटर या फिर एनडीए को जाएगा। बिहारी वोटर अपना वोट बर्बाद करे, ये ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2020 में मेरी पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होना चाहिए था। बट हम लोग लगभग 6% के आसपास आके हम लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि बिहारियों ने फिर अपना वोट बर्बाद नहीं किया। उसके बाद उन्होंने उन्हीं खेमों को दिया या उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जिनकी जीत की संभावनाएं ज्यादा थी। और ये गठबंधन ही इसमें प्राइम फैक्टर बन जाता है चुनाव आते आते तक। चिराग पासवान शादी कब करेंगे? अरे प्रभु, सारे सवालों में ये सवाल, मैं मतलब कितनी सीरियस चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। अब मैं समझ गया कि अब इंटरव्यू समाप्त हो गए।